तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे हैं कि फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी पार्ट क्या है और फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ना क्या क्या है। हम लोग पहले चैप्टर का क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रश्नावली 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है बोलता है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि इसको गुणनखंड पहले करेंगे। तो देखिए इसका हल हम लोग देख लेते हैं। इसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है 140। मान लीजिए इसको आपको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो इसको पहले क्या करते हैं 140 को हम लोग ब्रेक करते हैं। इससे पहले 2 से काटेंगे, 2 7 14, फिर 2 से काटेंगे तो 3 6, 2 5 10। फिर अब देखिए 2 से नहीं कटेगा तो 3 से स्टार्ट करेंगे, तो 3 1 का 3, 3 से भी नहीं कटेगा। फिर सीधे किससे स्टार्ट करेंगे 4 से देखेंगे, 4 से भी नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे। तो 5 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 7 35। फिर एक के बाद 7 से कटेगा, 7 1 7। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 140 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। देखिए अब 2 यहाँ कितने बार आया है, 2 बार आया है। तो जो संख्या जितनी बार आती है, मान लीजिए 2 ऐसे आया 2 × 2, तो इसको बस जान लीजिए कि अगर 2 बार आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 और कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 के घाते 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को 2 के घाते 2 और बचा क्या 5 और क्या बचा 7। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड के रूप में अगर गुणनफल को लिखना है तो सिंपल सा ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको पहले इरेज करते हैं, ठीक है। अगला जो अपना क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वो क्या बोलता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोलता है कि 156 को हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो 156 को भी वैसे ही तोड़ेंगे। पहले 156 यहाँ पे आप लिख लीजिए, ब्रेक कीजिए, 2 से कटेगा, हाँ 2 से कटेगा, 2 7 14 हो जाएगा और 2 8 16। फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 9 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 3 के 9। अब 13 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा, तो 13 1 का 13 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3 × 13। यहाँ पे भी देखिए 2 बार आया है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 घाते 2 × 3 × 13। इसको गुणा नहीं करना है, बस हम लोग को यही दिखाना है। बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, तो ये रूप हो गया, ठीक है। तो वो अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 3825 का निकालना है, ठीक है। तो देख लेंगे 3825। पहले 3825 को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करेंगे, ऐसे करेंगे गुणनखंड। तो देखते हैं कैसे होता है। पहले किससे कटेगा, देखिए यहाँ पहचानने का कुछ तरीका होता है। इससे अगर लास्ट में कोई सम संख्या हो, सम संख्या मतलब क्या होता है जो 2 से कटने वाली हो। अगर लास्ट में कोई भी सम संख्या हो तो ये जान लीजिए कि वो 2 से कटेगा। अगर सम संख्या नहीं है, कोई विषम संख्या है, तो 2 से कभी भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है 5 है, विषम संख्या है। और ये भी जानते रहिए कि अगर लास्ट में 5 है, अगर लास्ट में 5 है तो 5 से हमेशा वो संख्या कटेगी। ये पहचानने का तरीका है कि अगर देखिए पहचानने का तरीका है अगर अंत में कोई भी सम संख्या हो, कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से विभाजित होगा, ठीक है। 2 से क्या होगा विभाजित होगा। और अगर अंत में 5 या फिर क्या हो 0 हो, तो ये कन्फर्म मान के चलिए कि 5 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 2 संख्या के लिए ट्रिक होता है, 2 के लिए और 5 के लिए, और सबके लिए चेक करना पड़ता है। इसे 3 के लिए चेक करेंगे, तो पहले देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से काटेंगे, 3 1 का 3, अब ये 8 बचा, 3 2 6, और यहाँ से 2 बचेगा तो 22 हो जाएगा, 3 7 21, 1 बचेगा, 3 बजे 15, हाँ 3 से कट गया। फिर 3 से देखेंगे तो 3 चौक के 12, 3 2 6, 3 5 15, फिर 3 से कट गया। फिर 3 से देखते हैं, 3 1 का 3, अब यहाँ से 1 से बचेगा 4 हो जाएगा, 3 चौक के 12, 5, अब ये नहीं कटेगा। तो जब ये नहीं कटेगा तो लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है, तो ये मान के चलिए कि 5 से कटेगा ही,
चेक भी कर सकते हैं। 4 से तो कटेगा नहीं, तो सीधे हम लोग किससे देखते हैं, 5 से देखते हैं। तो 5/40, यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 5, 5 बचे 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 बचे 25, 5 एकम 5, 5 7 35 होगा, यहाँ पे 3 बचेगा ना। तो ये अपना आंसर आ जाएगा 5 7 35। और लास्ट में 17, 17 किसी से नहीं कटेगा, खुद से कटेगा तो 17 को 17 लिख सकते हैं। 3825 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। और यहाँ पे देखिए 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको 3 के घाते 2 लिख सकते हैं, ठीक है। 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, तो इसको भी 5 घाते 2 लिख सकते हैं। 17 एक बार आया तो 17 को 17 लिख देंगे, या फिर 17 घाते 1। एक को लिखा नहीं जाता है, मतलब ये मान के चलिए कि अगर कहीं पे नहीं लिखा है कुछ तो वो उसके घाते 1 है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है 5005 को व्यक्त करना है, ठीक है। तो अगला है 5005। जब 5005 को हम लोग ऐसे पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे तो देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, 3 एक का 3, 2 बचेगा, 3 6 18, 2 3 6 18, नहीं 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधे 5 से कटेगा। तो 5 एकम 5, 5 0 0 1। अब 1001 किसी से कटेगा, तो देख सकते हैं 7 एक का 7, देखिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, और ये किससे कटेगा, 4, यहाँ से 3 30 और 7 3 21, 7 4 28, 2 बचेगा, हाँ 7 से कट रहा है, तो इसको 7 एक का 7, यहाँ से 3 बचेगा 30 हो जाएगा, तो 7 4 28, 2 बचेगा तो 7 3 21। फिर ये 7 से नहीं कटेगा, फिर किससे कटेगा, 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 9 से 9 का 9, यहाँ से बचेगा 5 ही नहीं कटेगा, तो ये शायद 11 से कटेगा, ठीक है। 11 का 11, और यहाँ से 3 बचेगा 33, 11 33, और 13 तो केवल 13 से ही कटेगा, 13 का 13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सीधे 5 × 7 × 11 × 13। अब देखिए सब एक एक बार ही है, तो इसको ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ऐसे लिख दीजिए, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे कि जो रियल नंबर है, वास्तविक संख्या, उसका हम लोग थ्योरी पार्ट देख लिए हैं, क्या क्या चैप्टर में पढ़ना है वो सब देख लिए हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, तो हम लोग चलते हैं। पहला है प्रश्नावली नंबर 1.1, तो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब कुछ संख्या दी है, इसको हम लोग किस रूप में लिखना है? अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो पहला जो क्वेश्चन है क्या है? 140। देखिए, अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में लिखना है, इसका मतलब इसको हम लोग पहले फैक्टराइज करेंगे, मतलब ऐसे ब्रेक करेंगे। तो ये कितनी बार करेगा? 2 7 14, 2 3 6, 35 गुना 70 होता है। 3 से कटेगा नहीं, 5 से, 5 7 35, फिर 7 1 का 7। देखो 40 क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अच्छा, 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। तो जो संख्या जितनी बार आती है उसको हम लोग, जैसे 2 बार आया है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 घाते 2। 5 1 बार आया है तो इसका मतलब 5 घाते 1। 1 को लिखा नहीं जाता, इसका मतलब है कि 5 घाते 1 है, और 7 के घाते भी 1 है, तो अपना ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। अपना अगला क्वेश्चन है कि 156 को भी ऐसे ही ब्रेक करना है और आंसर बताना है। तो पहले 156 को ऐसे ब्रेक करके देख लीजिएगा कितनी बार कटेगा। 2 7 14, यहाँ से 1 बचेगा, 2 8 16, और 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 3 3 के 9, फिर 13 1 का 13। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। और यहाँ पे भी 2 बार आया है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 घाते 2 इंटू 3 इंटू 13। ये अपना आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 3825 इसको सॉल्व करना है। तो 3825 को पहले हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ ट्रिक होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको अंत में, किसी संख्या के अंत में अगर कहीं पे 2 दिख जाए या फिर सम संख्या दिख जाए। सम संख्या मतलब क्या होता है? जो 2 से कटती है। अगर सम दिख जाए तो ये जानिए कि वो 2 से विभाजित है, ठीक है। वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। और एक और तरीका है, अगर अंत में 5 दिख जाए, या 5 का कोई भी गुणनफल, जैसे 5 5 10, 5 15, कुछ भी दिख जाए, 5 दिख जाए या फिर 0 दिख जाए, तो ये मान के चलिए कि वो 5 से विभाजित होगी। आप उसको चेक भी कर सकते हैं। कोई भी संख्या ले लीजिए, वो क्या होगी? 5 से विभाजित होगी, ठीक है। तो इसके अंदर लास्ट में 5 है, तो ये जानिए कि 5 से तो विभाजित होगी। लेकिन उससे पहले हम लोग छोटी संख्या से चेक करते हैं। 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से चेक करते हैं। तो 3 से कटेगी तो देखते हैं क्या आता है। 3 1 का 3, और यहाँ से 3 दूना 6, और यहाँ से 2 बचेगा, 3 7 21, यहाँ से 1 बचेगा, 3 5 15। 3 से तो कट गया। फिर हम लोग 3 से देखेंगे, तो देखते हैं 3 चौक के 12। इतना स्लो क्यों हो गया? 3 चौक के 12, और ये आ जाएगा अपना 3 दूना 6, और यहाँ से क्या बचेगा? 1, 3 5 15, ठीक है। फिर 3 से चेक करते हैं। 3 1 का 3, और यहाँ से 1 बचेगा, 3 चौक 12 5, ये नहीं कटेगा 3 से। तो फिर हम लोग किससे चेक करेंगे? हम लोग इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अब देखिए लास्ट में क्या है अपना? लास्ट में 5 है, तो ये मान के चलिए कि 5 से कटेगा। तो 4 से भी पहले चेक करेंगे, 4 से तो कटेगा नहीं, तो फिर हम लोग 5 से चेक करते हैं। तो 5 8 40, 5 5 25, और 85 आ गया, तो 5 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? 17 बार। 17 5 85 होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फिर 17 को काटेंगे तो 17 1 का 17 हो जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 2। 5 कितनी बार आया? ये भी 2 बार, तो 5 घाते 2। 17 एक बार आया तो 17 को केवल 17 लिखेंगे, ठीक है।
तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5005 को, जो फोर्थ क्वेश्चन है, वो बोल रहा है 5005 को भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, तो पहले 5005 को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फैक्टराइज करेंगे, मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। तो पहले 5 है लास्ट में, तो जानिए कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 3 से देखते हैं, 3 का 3, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, फिर यहाँ से 2 बचेगा, ये 20 हो जाएगा। 3 छक्का 18, फिर 2 बचेगा 25 का, जो कि नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे, पहले से नहीं पता है कि नहीं इतना सही कटेगा, तो फिर हम लोग किससे चेक करेंगे, 4 से करेंगे। 4 से तो कभी नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 5 है, जो कि 4 के भागा में मतलब आता ही नहीं है। तो हम लोग सीधे 5 से चेक करते हैं। 5 एकम 5, 5 शून्य 0, 5 एकम 5। ठीक है, अब ये 5 से कट गया, फिर ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से वही संख्या कटती है जिसके लास्ट में 5 हो या फिर 0 हो। तो इसके लास्ट में 1 है, तो 5 से नहीं कटेगा। तो 6 से चेक करते हैं, 6 से भी नहीं कटेगा। किससे कटेगा, 7 से चेक करते हैं। 7 एकम 7, यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, फिर 7 एकम 7, नहीं यहाँ से 3 बचेगा, तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौका 28, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 21, तो 7 त्रिके 21। अब ये 7 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, तो 8 से भी नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा, 10, 11 से कटेगा। तो 11 से चेक कर लेते हैं। 11 एकम 11, यहाँ से 3 बचा, यहाँ से 33, तो 11 3 33, और 13 है, तो 13 से ही कटता है, तो इसको लिख सकते हैं 13। तो 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। अब ये सब सिंगल है, तो इसको ऐसे लिखने का ज़रूरत नहीं है घात के रूप में। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। अपना लास्ट क्वेश्चन क्या है, 7429, इसको चेक करना है। तो पहले इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। देखिए लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो ये 2 से तो पहले फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो 7429 है, वो इधर किसी संख्या से नहीं कट रहा है, सीधे किससे कट रहा है, 17 से कट रहा है। पहले इसको चेक कर लेते हैं। तो 17 चौके 68 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा, 2 बचेगा, नहीं यहाँ पे बचेगा आपका, यहाँ पे आपका 6 बचेगा, और ये कट जाएगा, फिर 2 उतरेगा, तो 77 51, तो ये 2 में से 1 गया 1, और 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, 9 उतरेगा, तो ये 70 7 कितना होता है, सत्तर 7 119 होता है, तो ये कट जाएगा। तो मतलब जब हम इसको 7429 को काटे हैं 17 से, तो कितनी बार में कटा है, 437 बार में। अब देखिए 437 17 से नहीं कटेगा, फिर ये किससे कटेगा, तो ये 19 से कटेगा। देख लेते हैं कितनी बार जाता है, तो 437 भागे 19, तो ये हो जाएगा 19 से कम 19, 19 दूना 38, तो ये आ जाएगा 13 में से हट गया 5, एक कट जाएगा 7, 19 3 57, कितनी बार जा रहा है, 23 बार जा रहा है, और लास्ट में 23 है, तो 23 से ही कटेगा, 23 का 23, यहाँ पर 23 रहेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुणे 19 और गुणे 23। तो अपना जो आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। तो कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन लगा चुके हैं, ठीक है। फिर आज भी देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है क्या है,
बोल रहा है कि 26 और 91 का क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और चेक भी करना है कि एचसीएफ और एलसीएम दोनों संख्या गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो जैसे 26 है, इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से जाएगा, 13 दूना 26, फिर 13 से ही कटेगा, तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणते 13। और जैसे 91 है तो 91 सीधे 7 से कटेगा, 13 7 91 और 13 का 13, तो 7 गुणे 13 हो जाएगा। चलिए देखिए एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों में कॉमन हो उसको देखते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, 13 कॉमन है। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो कॉमन है उसको देखेंगे, कॉमन मतलब जो दोनों में सेम हो, तो 13 दोनों में सेम है और जो नहीं सेम है उसको भी ले लेंगे। तो 13 सेम है, ये ले लिए, इसमें 2 बचा है, 2 को ले लेंगे और 7 बचा है, 7 को ले लेंगे। तो गुणा करने पे आपका आ जाएगा 182। तो एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। हम लोग को चेक करना है कि क्या इनका दोनों संख्याओं गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच करना है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या क्या है, तो दोनों संख्या में पहली संख्या 26 और दूसरी संख्या कितनी है 91। 26 और 91 का गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो अपना क्या हो जाएगा 26 इंटू 91, ये आ रहा है 2366। 2366। तो अभी हम लोग क्या जांच में क्या क्या करना था कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या गुणनफल हम लोग ले लिए। अब चेक करते हैं क्या उनके एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो हम लोग फिर चेक करेंगे एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ कितना आया था हम लोग का, एचसीएफ आया है 13, एलसीएम कितना आया है 182। अब गुणा करके देख लीजिए कितना आ रहा है 13 इंटू 182, ये भी आ रहा है 2366। ठीक है 2366। अच्छा दोनों चीज़ बराबर आ रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देखिए हम लोग को क्या पता करना था, एचसीएफ पता करना था, एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता करना था, एलसीएम हो गया। अब चेक करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं, तो हाँ है, तो हम लोग का चेक भी हो गया, मतलब जांच करना था तो जांच भी हो गया, और एचसीएफ और एलसीएम निकालना था तो वो भी हो गया। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम निकल गया और दोनों संख्याओं का मतलब जो जांच करना था जांच भी हो गया। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं पहले। तो जो अपना अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जो सेकंड है वो है कि 510 और 92। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे, 510 को तोड़ते हैं। ठीक है, तो 2 से कटेगा 2 दूना 4 और यहाँ से 1 बचेगा 2 5 10 और यहाँ से 1 बचेगा 2 5 10। ठीक है 2 दूना 4, यहाँ से 1 बचेगा, देखिए 5 में से 4 जाएगा 1 तो ये 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 बचेगा फिर 10 हो जाएगा, 2 5 10। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा कि नहीं, हाँ 3 से कटेगा, तो 3 8 24 और 1 बचेगा 3 5 15। और ये फिर किससे कटेगा, 3 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा, तो 17 बार जाएगा, 17 5 85, फिर 17 खुद 17 से कटता है, 17 का 17। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। और इसी तरह 92 को देख लेते हैं, 92 को तोड़ेंगे 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 छक्का 12 और 2 दूना 4 2 3 6 और 23 खुद 23 से कटता है, 23 से का 23। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसको पहले इरेज कर लेते हैं। तो इरेज करने के बाद तो हम लोग एचसीएफ देखेंगे पहले। एचसीएफ क्या था, जो दोनों में कॉमन, 1 2 बस ऐसा है जो दोनों में सेम है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है, जो कि दोनों में सेम है पहले उसको लेते हैं और जो नहीं है फिर उसको लेंगे। तो ऊपर से क्या नहीं है, ऊपर 3 है तो नीचे 3 नहीं है, फिर 5 है, फिर 17 है, नीचे 1 2 बचा है
और 23 बचा है, ठीक है। इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो इसको हम लोग जब गुणा करते हैं तो आता है 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 गुणे 23, ये आ रहा है 23,460। तो गुणा करने पे आएगा 23,460। एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, हम लोग को जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या है, तो पहले दोनों संख्या क्या क्या है, 510 है और क्या है 92 है। तो 510 और 92 को गुणा करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 46,920। ये गुणा करने पे आ रहा है 46,920। तो दोनों संख्या गुणनफल हो गया। और एचसीएफ इंटू एलसीएम का गुणनफल देखते हैं। अगर दोनों बराबर आएगा तो हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये क्वेश्चन जो हम लोग का है ये सही है, मतलब ये आंसर आया है सही है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ कितना है 2, एलसीएम कितना है 23,460। तो इसको गुणा करके देखते हैं, 2 गुणे 23,460। हाँ ये भी देखिए 46,920 आ रहा है। तो कितना आ रहा है 46,920। तो दोनों संख्याओं गुणनफल और एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या है बराबर है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो दोनों संख्या का आंसर है जो एचसीएफ इंटू एलसीएम है वो सही आया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, इससे देखिए दोनों संख्या गुणनफल इसको हम लोग पहले लिए हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का मतलब हुआ कि जो हम लोग को लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में ये है और राइट साइड में ये है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि राइट हैंड साइड। देखिए नहीं समझ आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस जानते रहिए कि इसको एक तरह से नाम दिए हैं कि पहले इसको लिया गया तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोल देते हैं, इसको बाद में लिया गया है तो इसको राइट हैंड साइड बोल देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अतः इसका जांच भी हो गया। हम लोग को जांच यही करना था ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो हाँ दोनों संख्या गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 336 और 54 का निकालना है, ठीक है। पहले इसको फैक्टराइज करेंगे तो 336 को करके देखते हैं। देखिए लास्ट में सम संख्या है तो ये 2 से जरूर कटेगा, ठीक है। तो 2 1 का 2, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 3 तो 13 हो जाएगा। तो 2 6 का 12 और यहाँ से 1 बचेगा तो हो जाएगा 2 8 16। फिर लास्ट में सम संख्या तो फिर ये 2 से कटेगा, 2 8 16 और 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 2 1 का 2। अब लास्ट में सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कटेगा, 7 1 7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा 2 है और 3 इंटू में 7। तो इसको पहले फैक्ट रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो अगला क्या है अपना 54। 54 को भी चेक कर लेते हैं। 54 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 2 दूना 4 और 2 7 14। अब ये लास्ट में सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 के 9 और 3 1 का 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, तो अपना आ जाएगा, एक कट जाएगा। इसको रिमूव कर लेते हैं। अब देखिए हम लोग को चाहिए क्या, एचसीएफ चाहिए और एलसीएम चाहिए। तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, मतलब दोनों में जो सेम संख्या हो। तो दोनों में क्या क्या सेम है, एक तो यहाँ से 2 सेम है तो 1 2 को लिख लेंगे। इसको कलर चेंज करके लिख लेते हैं, येलो लेते हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या सेम है, पहले तो ये वाला 2 सेम है और कुछ और एक 3 सेम है, ठीक है। ऐसे लेते हैं और कुछ तो सेम नहीं है। तो दोनों में सेम क्या क्या चीज़ है, एक 2 सेम है और एक 3 सेम है। तो इसका गुणा कितना आएगा 6। तो एचसीएफ कितना आ गया 6। और एलसीएम क्या होता है, जो सेम होता है पहले उसको लिखते हैं। तो एक 2 सेम है और एक 3 सेम है और जो नहीं सेम है फिर उसको लिखेंगे। तो ऊपर से क्या है 3 2 बचा है, तो
1 2 3 और एक क्या बचा है, 7 बचा है और नीचे से 2 तो 3 बचा है, 3 × 3। अब गुणा करके बताइए कितना आएगा। तो ये अपना आ जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 चौके 24, 6 × 4 × 2 × 7 × 3 × 3, ये आ जा रहा है 3024। कितना आया है, 3024। देखिए एचसीएफ पता हो गया, एलसीएम पता हो गया, ठीक है। तो हम लोग जांच करेंगे। तो जांच कैसे करते हैं, पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्या क्या क्या है, पहला है 336 और दूसरा है 54। 336 और 54 का गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये 336 × 54 ये आ रहा है 18,144। 18,144। और हम लोग को एचसीएफ × एलसीएम का भी गुणा चाहिए। तो एचसीएफ × एलसीएम, एचसीएफ कितना है 6, एलसीएम कितना है 3024। तो 6 × 3024, हाँ ये भी गुणा करने पर कितना आ रहा है 18,144। तो आप लोग देख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ × एलसीएम दोनों बराबर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल जो है क्या है, एचसीएफ × एलसीएम के बराबर है। यही चेक करना था, तो अपना चेक भी हो गया। तो पहले एचसीएफ × एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ × एलसीएम हम लोग निकालें, फिर ये चेक करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ × एलसीएम के बराबर है कि नहीं है। तो वो भी हम लोग चेक किए, बराबर है, ठीक है। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब गलत है, आपका आंसर गलत है, ठीक है। तो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो है 3rd नंबर है। 3rd नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें क्या बोल रहा है कि हम लोग को कौन सा गुणनखंड विधि निकालना है, लगाना है। तो वह अभाज्य गुणनखंडन विधि, और इसका यूज करके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका सलूशन देख लेते हैं। सलूशन में जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है। तो पहला क्या है, 12 है, 15 है और 21 है। तो इसको हम लोग पहले ऐसे ब्रेक कर लेंगे। 12 क्या लिख सकते हैं, 2 छक्का 12, 2 3 6, 3 1 3। तो 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। 15 को ऐसे सीधे लिख सकते हैं 3 5 15। 21 को 3 7 21। इसको रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में सेम संख्या। तीनों में क्या सेम है, 3 ऐसा है जो तीनों में सेम है, ठीक है। इसको समझने के लिए ऐसे कर सकते हैं, 3 जो है ऐसा है जो तीनों में सेम है। तो एचसीएफ 3 आ जाएगा। एलसीएम क्या होता है, जो सेम है पहले उसको लिख लो। तो 3 तो सेम है, और जो सेम नहीं है मतलब जो तीनों में नहीं मैच कर रहा उसको लिखो। तो ऊपर से 2 बचा है और बीच वाले में एक 3 बचा है और नीचे एक 7 बचा है। तो इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। तो ये 3 × 2 × 2 × 3 × 7, ये आ रहा है 252। तो एचसीएफ 3 आ जाएगा, एलसीएम क्या हो जाएगा 252 आ जाएगा। ये अपना आंसर हो गया। और सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि 17 लिया है, 23 और 29, इनका हम लोग को क्या बताना है, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। देखिए 17 जो है 17 किसी भी संख्या से नहीं कटता, वो केवल खुद से कटता है। तो इसको हम लोग 1 × 17 लिख सकते हैं, मतलब 17 कम 17। 23 भी नहीं करता है, इसको 1 × 23 लिख सकते हैं। 29 भी नहीं करता है तो इसको 1 × 29 लिख सकते हैं, ठीक है। एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में सेम हो। तो कुछ भी सेम नहीं है, वो क्या है सेम, 1 है। तो एचसीएफ इसका 1 आ जाएगा।
और एलसीएम क्या होता है, जो सेम है पहले उसको लिखो, सेम तो एक है, और जो सेम नहीं है उसको लिखो। तो 17 बचा 23 और 29। तो गुणा करने पे देख लीजिए कितना आ रहा है। तो गुणा करने पे आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, ये अपना आ जाएगा 11,339, 11,339। तो एचसीएफ इतना आ जाएगा, एलसीएम 11,339 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो थर्ड क्वेश्चन है इसका, वो क्या बोल रहा है कि 8, 9 और 25 का देखना है। ठीक है, 8, 9 और 25। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 को 3 गुणे 3, 3 3 के 9, 5 को 5 गुणे 5। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप फैक्टराइज करके देख सकते हैं, गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए तीनों में कोई भी चीज़ सेम नहीं है। अच्छा, हर जगह हम लोग 1 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि 1 से गुणा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तीनों में कुछ सेम नहीं है तो सेम तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा, अब तीनों में सेम क्या है, 1, एचसीएफ आ जाएगा 1। एलसीएम क्या आ जाएगा, जो सेम है पहले उसको लिखो, जो सेम नहीं है फिर उसको लिखो। तो 3 2 बचा, 1 2 3, फिर 2 3 बचा, 3 3, और 2 5 बचा, 5 5। इसको गुणा कर लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। 5 दूनी 10, दूना 20, दूना 40, 4 3 12 120, 12 3 36 360, और 36 5 जगह 30, 5 3 15 3 18, ये 1800 आ जाएगा। तो एचसीएफ पता हो गया, एचसीएफ कितना आया 1, और एलसीएम कितना आ गया 1800। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हम लोग को एचसीएफ दिया हुआ है। ठीक है, और दो संख्या इनका एचसीएफ दिया है 9, और इनका एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे, जब इस चैप्टर का मतलब थ्योरी पार्ट पढ़े हैं, तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, एक फार्मूला आपको मैं बताया था। वो फार्मूला क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपके पास कोई संख्या ए और बी है, तो उस संख्या का एचसीएफ और उसी संख्या का जो एलसीएम आएगा, उसी संख्या का जो एलसीएम आएगा, वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। जब चैप्टर पढ़े होंगे तो इसमें हम बताए हैं कि दो संख्याएं, अगर दो संख्या ए और बी है, तो उनका अगर एचसीएफ निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे और दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे एचसीएफ किसका दिया है, अब यहाँ पे ए और बी बदलता रहेगा। तो एचसीएफ किसका दिया है 306, और 657 का कितना दिया है 9, और एलसीएम इसी संख्या का मतलब 306 और 657 का कितना दिया है, ये पूछ रहा है। तो ये फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि एचसीएफ आप किसका 306 और 657 गुणे एलसीएम किसका 306 और 657, अब गुणे ए इंटू बी है। देखिए यहाँ पे ए था तो ए की जगह 306 है, बी है तो बी की जगह 657। तो यहाँ पे ए इंटू बी है, तो ए इंटू बी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 306 इंटू 657 लिख सकते हैं। ठीक है, हम लोग चाहिए कि एलसीएम चाहिए, एलसीएम चाहिए तो इसको हटाना पड़ेगा। अच्छा, इसका वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू 3 दिया है, तो इस पूरे की जगह हम लोग कितना रख देंगे, नहीं 9 दिया है तो 9 रखेंगे। और एलसीएम ऑफ किसका 306 और 657, ये कितना आ जाएगा 306 इंटू 657। एलसीएम निकालेंगे 306 और 657 का, तो आ जाएगा 306 इंटू 657। अब देखिए इधर गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, भागा में जाएगा। एक चीज़ जानते रहिएगा कि मान लीजिए अगर कोई संख्या आप दूसरे साइड भगा रहे हैं, तो अगर वो प्लस में है, इधर मान लीजिए जोड़ में है तो उधर घटाव में जाएगा, अगर इधर घटाव का चिन्ह है तो उधर धन का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर गुणा है तो उधर भाग में जाएगा, इधर भाग है तो उधर गुणा में जाएगा। तो ये किस में है 9, गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ देखिए कट रहा है कि नहीं, तो ये क्या 9 3 27, यहाँ से 3 6, हाँ ये कट जाएगा। इसको काटेंगे 9 से, तो ये कितनी बार में कटेगा
9 3 27 और 30 में 27 गया 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, 9 चौके 36, तो 34 गुणे 657, तो 34 और गुणा कर लेंगे 657 को, कितना आएगा 34 गुणे 657, ये आ जाएगा 22,338, 22,338। तो जो एलसीएम आएगा 306 और 657 का, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 22,338। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा देखिए, ऐसे क्वेश्चन को लगाने का पहले आपको एक नोट्स याद कर लीजिए। पहले मान लीजिए सॉल्यूशन इसका देखना है, तो पहले एक नोट्स याद कर लीजिए। नोट में लिख लीजिएगा कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, 0 पर समाप्त होना चाहती है, तो उसके गुणनखंड में, उसके गुणनखंड में कम से कम एक बार, ये इंपॉर्टेंट है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि यदि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका जब हम लोग गुणनखंड करते हैं तो कम से कम एक बार ऐसा जरूर बनना चाहिए, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n। देखिए 2 के पावर मतलब है, m का मतलब है कि m की जगह कोई भी संख्या हो सकती है, 5 के पावर n है तो n की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। तो ऐसा अगर बनता है तभी हम लोग बोलेंगे कि हाँ वो संख्या 0 पर समाप्त है, अदरवाइज वो संख्या 0 पर समाप्त नहीं है। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे बोला है कि 6 के पावर n, 6 के पावर n, इसको पूछ रहा है कि क्या ये संख्या 0 पर समाप्त है। तो समाप्त तभी होगी जब इसका गुणनखंड इस रूप में आएगा। तो पहले हम लोग 6 का अगर गुणनखंड करके देखते हैं तो 2 इंटू 3 आता है। तो क्या 2 इंटू 3 इस रूप का है, मतलब यहाँ पे 2 तो आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होता तो हम लोग बोलते थे कि हाँ इस रूप का है, लेकिन 5 है नहीं, तो 6 को 2 गुणित 3 लिख सकते हैं, ये इस रूप का नहीं है। तो हम लोग लिख सकते हैं चूँकि संख्या 6 का गुणनखंड जब हम लोग करते हैं 2 के पावर m इंटू 3 के पावर n का रूप, यहाँ पे k लिखते हैं, ये क्या है, के रूप का नहीं है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए 6 के पावर n अंक जो होगा 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा। बस ये जानते रहिए कि अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसके फैक्टर में, मतलब उसके गुणनखंड में एक ऐसा रूप बनना चाहिए 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, क्योंकि ऐसा बन नहीं रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि क्या संख्या 0 पर समाप्त नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन दे देता है ऐसे कि 10 के पावर n है, इसको चेक करिए। तो 10 के पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। अब देखिए एक इसके जैसा बन रहा है, तो ऐसा जब बनता है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ यह 0 पर समाप्त है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 0 पर समाप्त है। एक एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, समाप्त है। अगर ऐसा बनता है तो अपना बोल सकते हैं कि 0 समाप्त है, नहीं तो 0 पर समाप्त नहीं है। तो हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस में 13 और इतना 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1
प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा, ये 2 संख्या दिया है, पूछा है कि भाज्य संख्या क्यों है। तो इसमें 2 संख्या है, तो पहली संख्या को हम लोग चेक करते हैं। इसका सलूशन हम लोग देख लेते हैं। तो पहली संख्या क्या है, 7 × 11 × 13 प्लस में 13। अच्छा, इन दोनों संख्याओं में क्या सेम है, 13 सेम है ना, तो 13 को हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, 7 × 11, 13 को बाहर लिए तो 13 कम 13, इसका मतलब 13 से भागा दे रहे हैं दोनों, तो एक बार ही जाएगा, और प्लस ये भी कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा, 11 7 77 हो जाएगा, और प्लस में 1, 13 × 77 कितना होता है, 78 होता है। अच्छा, 78 को हम लोग मान लीजिए ऐसे तोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 9 18, और 39 किससे कटेगा, 13 3 39 और 3 1 का 3। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं, तो 13 × 2 × 13 × 3, मतलब ये जो संख्या है इसको इतने फॉर्म में लिखा जा सकता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, पहले एक बार देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 2 है, 2 को क्या लिख सकते हैं, केवल 1 × 2 लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखेंगे। जैसे 3 है, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 3। तो ये संख्या किससे कटेगी, केवल 1 से कटेगी और 2 से कटेगी। ये भी संख्या किससे कटेगी, 1 से कटेगी और 3 से कटेगी। तो जो संख्या है केवल खुद से कटती है और 1 से कटती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास 4 है, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2। ठीक है, और इसका मतलब क्या है कि जो 4 है, 4 किससे कटेगी, 4 से 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। तो इसके कितने फैक्टर है, मतलब गुणनखंड कितने हैं, इसके गुणनखंड में 3 आए, 1 2 3, लेकिन इसके गुणनखंड में कितने आए, केवल 2 आए। तो जो अभाज्य संख्या होती है उसके गुणनखंड में किसी भी तरह करेंगे तो केवल 2 ही संख्या आएगी, लेकिन जो भाज्य संख्या आती है उसके गुणनखंड में 3 भी आ सकती है, 3 मिनिमम रहेगा, उससे ज़्यादा 4 5 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो संख्या है इसके गुणनखंड में, मतलब ये जो फैक्टर किया गया है, कितने आ रहे हैं, बहुत सारी संख्या आ रही है। तो जब बहुत सारी संख्या है या फिर 3 से ज़्यादा क्या है, 3 से ज़्यादा अगर उसका गुणनखंड करने पे संख्या आ जाए तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो अतः हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है, अतः यह संख्या जो क्या है, ये एक भाज्य संख्या है। अगर आपको डाउट है तो फिर से देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास 6 है, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, या फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1 × 2 × 3, 3 दूना 6 आ जाएगा। तो इसके कितने गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। अब मान लीजिए इसी तरह आपका क्या है, कुछ भी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए आपके पास क्या है, 27 है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3, 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसके कितने फैक्टर हैं, 4 फैक्टर हैं। तो जो भाज्य संख्या आती है उनके जो गुणनखंड होते हैं हमेशा 3 से ज़्यादा ही होंगे, 3 से ज़्यादा होंगे या फिर 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 से कम नहीं होंगे। अगर जिसके गुणनखंड 3 से ज़्यादा हो या फिर 3 के बराबर हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो अतः ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। इसी तरह अगला क्वेश्चन भी देखते हैं, सेम ऐसे ही है, वो भी क्वेश्चन जो दूसरा देख लेते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए, इसमें दिया है कि 7 है, 6 है, 5 4 3 2 1 प्लस 5। ये हम लोग को संख्या दिया है, इसमें पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं हैं तो क्यों है। ठीक है, देखिए भाज्य संख्या के लिए बस एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जिसका फैक्टर मतलब गुणनखंड, जिसका गुणनखंड 3 हो या फिर सिंगल 2 बोलते हैं। ठीक है, जिसका फैक्टर या गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से क्या हो, ज़्यादा हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। देखिए 2 से ज़्यादा होने का मतलब है कि जिससे कोई भी संख्या उसको काटिए, जिससे मान लीजिए आपके पास 2 है तो 2 काटेंगे तो 1 × 2 केवल 1 × 2 आएगा। तो इसके जो गुणनखंड है केवल 2 ही संख्या, एक संख्या एक संख्या है। तो अगर 2 ही संख्या है तो उसको हम लोग भाज्य संख्या नहीं बोलते, ये अभाज्य संख्या होगी। लेकिन जिसका फैक्टर, जैसे मान लीजिए 4 है, तो
तो 4 को हम लोग 2 गुणे 2 लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड आया कितना है, 3 आया है, मतलब 3 संख्या ही, एक ये है, एक ये है, एक ये है, 3 संख्या आई है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो भाज्य संख्या क्या होती है पता चल गया। तो अब हम लोग देखते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको इरेज करने के बाद देख लेते हैं क्वेश्चन। तो इसमें देखिए दोनों में सेम चीज़ क्या है, तो सेम चीज़ है 5। तो 5 को कॉमन लेंगे, कॉमन लेने का मतलब 5 से भागा देंगे, तो 7 गुणे 6, और 5 से 5 में भागा देंगे तो 1 आएगा, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1 प्लस में 5 एकम 5, 1 से भागा देंगे तो 5 से भागा देंगे 1 आएगा। ठीक है, 5। अब देखिए ये जो संख्या है इनका हम लोग गुणा कर लेंगे, ये गुणा करने पर हमारा आ रहा है 1008 और प्लस में 1 है, तो 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो 1009 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 5 गुणे 1009। ठीक है, अच्छा 5 गुणे 1009 है तो इसको हम लोग अपने से 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 गुणे 5 गुणे 1009, कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इसमें कितने हम लोग को फैक्टर बन गए, मतलब गुणनखंड कितने हो गए, तो गुणनखंडों की जो संख्या है इसमें 3 आ गई। ठीक है, तो हम अभी वही बोले हैं कि जो संख्या का गुणनखंड 3 हो, मतलब 2 हो या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। 1009 को और गुणनखंड करेंगे तो कुछ आएगा। तो देखिए गुणनखंड कितना है, 3 आ गया। तो अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो संख्या दी हुई है, अतः दिया हुआ जो ये संख्या दी हुई है वो क्या है, कैसी है, वो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, कैसी संख्या है, वो भाज्य संख्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है कि जिसके मतलब गुणनखंड में 2 से ज़्यादा आने चाहिए, 2 से ज़्यादा गुणनखंड फैक्टर आने चाहिए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। तो अतः ये क्या है, भाज्य संख्या। यही पूछा था कि भाज्य संख्या है तो क्यों है, तो क्योंकि इसके जो गुणनखंड है 2 से ज़्यादा है, अतः हम लोग बोल सकते हैं कैसी है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोला किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। पहले हम लोग के पास एक क्या है, पढ़ते हैं फिर से। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जो सोनिया उसको एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कोई पहले तो हम लोग के पास क्या है, एक खेल का मैदान है। मान लीजिए अपना एक खेल का क्या है, मैदान है। मैदान का मतलब कोई फील्ड जहाँ पे गेम उम खेला जाता है ना, तो वो अपना एक खेल का मैदान है। इसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो ऐसे एक वृत्ताकार वृत्त के रूप में एक पथ है, मतलब होता है ना दौड़ने वाला, कहीं कहीं फील्ड पे देखे होंगे तो ऐसे दौड़ने वाला एक पथ होता है, तो एक वृत्ताकार पथ है। तो ये अपना क्या है, ये अपना खेल का मैदान है। मैदान मतलब फील्ड, और ये क्या है जो ये दिया है, एक वृत्ताकार पथ है। ये अपना क्या है, वृत्ताकार पथ है। ठीक है, बोल रहा है इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगे। मान लीजिए एक सोनिया नाम की लड़की है, मान लीजिए वो यहाँ से स्टार्ट की और वो दौड़ते दौड़ते गई, इधर गई ऐसे, फिर इधर से इधर, और फिर जब यहीं पे आई तो उसको कितना टाइम लगा तब तक, तो सोनिया को जो कितना टाइम लगा, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, और इसी मान लीजिए यहीं से अगर रवि चलना स्टार्ट करता है, वो ऐसे से गया फिर यहीं पे आया, तो जो रवि है उसको कितना टाइम लगता है, उसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो पूछ रहा है कि मान लीजिए अगर वो दोनों एक ही साथ स्टार्ट करते हैं चलना, ठीक है, तो कितने समय बाद वो एक दूसरे से फिर मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संख्या दी हुई है उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो हम लोग किसका एलसीएम निकालेंगे, किसका, 12 और 18 का। तो 12 और 18 एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है, पहले इसको फैक्टराइज करते हैं, गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12। ठीक है, और 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6 3 18।
दोनों में सेम चीज़ क्या है, 2 है, दोनों में सेम चीज़ क्या है, 2 है। तो HCF के लिए क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन है उसको लेते हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि एलसीएम चाहिए। तो एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन है पहले उसको लिख लो, तो 2 और 3 कॉमन है, और जो कॉमन नहीं उसको भी लिख लो। तो यहाँ से 2 बचा और नीचे से क्या बचा, 3। तो 2 3 6, 2 12 3 36। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। तो इसका मतलब अगर मान लो वो दोनों एक साथ स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करती है, सोनिया भी यहीं से मान लीजिए स्टार्ट करती है, और रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है। तो ये दौड़ते दौड़ते जाएंगे, इधर मान लीजिए जा रहे हैं दोनों, तो ये कुछ टाइम बाद एक दूसरे से साथ में मिलेंगे। तो जो मिलेंगे तो वो संख्या, जो टाइम क्या होगा, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं अतः, यहाँ पे अतः का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अतः 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, 36 मिनट बाद वे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। तो ये अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो जो प्रश्नावली 1.1 थी वो क्या हुई, समाप्त हुई। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.2 पे। ठीक है।